हाँ, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.28 जो कि आपके नोट्स के अकॉर्डिंग 7वां क्वेश्चन है। तो ये मैंने उसका क्वेश्चन अलहदा से ड्रा किया हुआ है क्योंकि बच्चों इसमें आपके ना प्रीवियस क्वेश्चन भी बीच में शामिल होते हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस कोई भी मतलब के पार्ट देखना है तो आप न्यूमेरिकल 1.2627 देख सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर आपको इनके प्रीवियस पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने वैसे कह लें कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने उसकी शेप जो है कट कर ली है कैंची के साथ, ठीक है जी। और वही शेप मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके मैंने बीजीटी हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा किया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रा हुआ है। वो कहता क्या था, वो कहता था कि डिटरमाइन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, यानी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एफ की बात कर रहा है ये हमसे, ठीक है? लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ऑफ बीजीटी एम्पलीफायर इन फिगर 1। जो आपको फिगर 1 में आपको जो सर्किट दिया गया है उसमें आपने क्या करना है जी, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मीन्स हमने FCC1 FCC2 और FCC3 निकालनी है। तो सीधी सादी सी बात थी बच्चों। आगे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी का ना एक अलहदा कंसेप्ट है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा जब उसका टाइम आएगा, ठीक है? अभी मैंने क्या किया, इस सर्किट का ड्रा किया बच्चों हाइब्रिड पाई मॉडल, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1.26 में ड्रा किया था, ठीक है? इसमें हमने क्या करना होता है बच्चों, बस हमने डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करके ग्राउंड कर देना होता है और करंट सोर्सेज को ओपन कर देना होता है। और ये हाइब्रिड पाई मॉडल का डिज़ाइन होता है। इसमें आपने कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं करना। देखिए C1 अपनी जगह पे लगा हुआ है। C जो आपका C2 था उसको मैंने CE का नाम दिया क्योंकि ये कॉमन एमीटर का एम्पलीफायर होता है। इसको हम कॉमन एमीटर का नाम ही देंगे। हाँ, तो बच्चों मैं बात कर रहा था इस पे, तो अज़ान हो रही थी, इस वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो देखें बच्चों ये सर्किट कैसे ड्रा हुआ है, इतना तो आपको पता चल गया। मैंने पहले पता क्या किया, ये हाइब्रिड पाई मॉडल का एक डिज़ाइन था जिसको मैंने ड्रा किया बीच में, ठीक है? और आपने जब इसको डिज़ाइन को समझना हुआ तो आप न्यूमेरिकल नंबर 1.26 में जाके देख लीजिएगा। वो था वोल्टेज गेन के लिए। वोल्टेज गेन में हमने बस इतना फ़र्क होता है उसमें और इसमें कि हमने CC1 और CC2 उसमें हमने कैपेसिटर्स को भी शॉर्ट कर देना होता है। जो अपने पास लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के कैपेसिटर होते हैं उनको शॉर्ट कर देना होता है और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के कैपेसिटर्स को ओपन कर देना होता है। वो तो अदरवाइज दिखाई नहीं देते सर्किट के अंदर, वो बात की बात है, वो आपको वैसे समझ आ जाएगी जब उनकी बारी आएगी, ठीक है? तो देखो बच्चों, पहले ये जो R1 और R2 है ना, ये आपस में हमने जब डीसी वोल्टेज बैटरी को क्या किया, शॉर्ट किया, तो ये ग्राउंड होगी। शॉर्ट करके इसको ग्राउंड कर देना होता है। तो इसका एक टर्मिनल ग्राउंड हो गया R1 का और R2 का भी एक टर्मिनल ग्राउंड है और दूसरा टर्मिनल इनका सेंटर में कॉमन हो रहा है। तो दोनों अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हुए, लिहाजा ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो इन दोनों का पैरेलल लेके मैंने एक RB के नाम से रजिस्टर लगा दिया और ये मैंने पैरेलल प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिया था। इन दोनों का आप पैरेलल लोगे कैसे लेते हैं, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम कर देते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.11 किलो ओम। ये आप करके देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अदरवाइज चलो यार मैं आपको करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर पे आपको करके मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ये देख सकते हो आपके सामने ही है, ये आपको शो हो रहा है। मैंने कैलकुलेटर पे इसका सम करके दिखाया। देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, ये इन दोनों का पैरेलल आया 4.11 किलो ओम। तो ये मैंने उसकी जगह रजिस्टर लगा दिया। आगे बेस का टर्मिनल शुरू हो जाता है। तो बेस के टर्मिनल के बाद जब बीजीटी की बात होती है तो आर पाई के नाम से एक रजिस्टर एग्जिस्ट करता होता है, ठीक है? क्योंकि इंटरनल रजिस्टेंस होती है अपने बीजीटी की। तो आर पाई कैसे मालूम करना था उस सर्किट में मैंने बताया हुआ है। आपको लाजमी न्यूमेरिकल 1.26 देखना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिन्हें हमने खुद निकालना है। और उनको कैसे निकालना है ये मैंने आपको उस क्वेश्चन के अंदर समझा दिया हुआ है, आपने वहां से जाके देखना है। उसके बाद बच्चों ये शेप देखो, उसके बाद आ जाता है एमीटर का टर्मिनल और एक कलेक्टर का टर्मिनल। एमीटर के टर्मिनल की तरफ आज अगर हम कलेक्टर को शॉर्ट नहीं करते तो फिर तो ये एज इट एज दोनों ड्रा होंगे, क्योंकि शॉर्ट नहीं होगा तो ये दोनों मतलब कि आपको पता है जब मैंने पहले शॉर्ट किया था तो ऐसा हुआ, इससे वायर की रेजिस्टेंस जीरो हो गई और ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में होने की वजह से इस वायर को भी ये जीरो कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इस कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस बनता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज अब हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बात करने वाले हैं। क्योंकि लो उसने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में लो फ्रीक्वेंसी की बात किया, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के दें। तो उसके बाद आपको पता है बच्चों GM V पाई ये तो वैसे ही मॉडल का हिस्सा है। और उसके बाद यहां से शुरू होता है कलेक्टर का टर्मिनल। तो देखें कलेक्टर का टर्मिनल के ऊपर क्या था, RC रजिस्टर लगा हुआ था, जिसके बाद आपको पता है VCC को हमने शॉर्ट करके ग्राउंड कर दिया हुआ है। तो ये देखें RC इस तरह से मैंने शॉर्ट करके आगे ग्राउंड है, यहाँ पे VCC अटैच थी लेकिन अब ये ग्राउंड हो चुका हुआ है सर्किट में, ठीक है? और आगे RL लोड रेजिस्टेंस से पहले एक सर्किट में आता है अपना कैपेसिटर, तो ये मैंने कैपेसिटर बीच में अटैच किया हुआ है और आगे जाके अपना RL लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है? सर्किट की आपको समझ आ गई कैसे ड्रा किया है। अब ये आ जाए तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.1 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों? ये मैंने ना उसकी वैल्यू मेंशन नहीं थी कि ये मैंने मेंशन कर दिया। अब बात आती है असल जगह पे कि हम कैसे मतलब के लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बच्चों। उसके लिए हमें सब कैपेसिटर्स की पहले फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं देखें।
हमेशा फ्रीक्वेंसी का जो सिंपल फार्मूला होता है ना, हमारे पास होता है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के आरसी सर्किट के लिए 1/2 पाई आरसी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी मुझे हर एक कैपेसिटर की रेजिस्टेंस चाहिए। कैपेसिटेंस तो मेरे पास मौजूद है क्योंकि C1 की वैल्यू भी 0.1 माइक्रोफैरेड है। ये मैंने यार क्यों नहीं मेंशन की, और इसकी मेंशन है, चलें ठीक हो गया। तो लिहाजा बच्चों सीधी सादी सी बात है, देखें C1 की वैल्यू हमें यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू मौजूद है हर एक की। देखें C3 की, C1 C2 की, C1 की, सब की मेरे पास वैल्यू मौजूद है, लेकिन उनके रजिस्टर्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। यानी कि मुझे RC1 निकालना होगा। तो RC1 कैसे निकालता है? जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं, जो मेरे पास पहले मौजूद थी मेरे चैनल के ऊपर, वो तो इस चीज़ को जानते होंगे। अदरवाइज जिनको नहीं पता उनके लिए चले मैं वर्क कर ही लेता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ईजी है। देखें C1 आपने पता क्या करना है, RC1 निकालने लगे ना, अब आपने ये सोचना है बच्चों, ये सारा आपका दूसरा सर्किट, अब आप इसको हटा लो, बस इतने सर्किट को जहन में ले आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंटर में आ गया प्लस। अब ये जो आपका मतलब कि कैपेसिटर है प्लस का रोल प्ले कर रहा है। हमने क्या करना है, जो कैपेसिटर के मतलब के दोनों साइड की रेजिस्टेंसेस लिख लेनी है। ठीक है, पहले मैं इस साइड की रेजिस्टेंस लिखना हूं। इस साइड पे जाता हूं तो मुझे कौन सा रेजिस्टर देखने को मिलता है, कौन सा फेस करने को मिलता है, RS। तो ये आ गया RS। अब और कोई रजिस्टर नहीं है। अब मैं बैक वापस आता हूं, तो इसमें से मुझे गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर प्लस का रोल प्ले कर रहा है। मजीद आगे जाता हूं तो देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, देखें मजीद आगे जाते हैं तो RB रजिस्टर देखने को मिलता है, तो सिर्फ RB लिख के छोड़ देंगे। नहीं यार, RB के पैरेलल में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका नाम R पाई है, तो R पाई भी इसमें शामिल होगा। तो RS प्लस RB पैरेलल विद R पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर फिर तो ये वायर आगे भी जाती है, आगे वाला भी आप लिखोगे, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि यार वो उसका हिस्सा ही नहीं है। बस इतना सा आपके पास RC1 का फार्मूला है, तो यहाँ से आप RC1 निकाल लें। RS आपको बच्चों पता है कितनी है वैल्यू, 50 ओहम। इसको हम किलो ओहम में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, आप 1000 से इसको डिवाइड करके देखें तो आपके पास आ जाएगा 0.05 किलो। ठीक है, तो ये आ जाएगी किलो की फॉर्म में, ये जो RS की वैल्यू थी। अब RB पैरेलल विद R पाई, ये भी मैंने प्रीवियस सर्किट में निकाला था। तो ये 1.26 न्यूमेरिकल देखना है तो आपको समझ आनी है। तो ये देखो, ये मैंने जो निकाला हुआ है वो मैंने आंसर यहाँ पे डायरेक्ट छाप के रखा हुआ है, मैं वही लिखूंगा। मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को लंबा नहीं करना चाहता। तो 0.93 किलो ओम आता है, 0.93 किलो ओम। इन दोनों को जमा करेंगे और एक आंसर आ जाएगा। चले उसके लिए ये 0.98 आ रहा है, मुझे साफ नज़र आ रहा है वैसे ही, 0.98 किलो ओम। ठीक है बच्चों, जमा करके देख लेते हैं पहले। 0.05 प्लस 0.93, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, 0.98 किलो ओम। अब आप FC1 निकाल लो। FC1 1/2 पाई R1C1, यही फार्मूला होगा ना। तो बस वैल्यूज पुट करो। R1 नहीं है, RC1 है, RC1। तो 1/2 पाई RC1 आपके पास कितना, 0.98 के का मतलब बच्चों आपको पता है 10⁻³ होता है। उसके बाद कैपेसिटेंस आ जाती है। कैपेसिटेंस क्या है, C1 का कैपेसिटर हमारे पास 0.1 माइक्रोफैरेड के इक्वल है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। तो यहाँ पे अब मैं फ्रीक्वेंसी आपको बताता हूँ कितनी आती है। तो लिहाजा बच्चों ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई है 1624 हर्ट्स। ठीक है, ये इतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब चलते हैं FC2 की तरफ। FC2 निकालेंगे, यानी कि कैपेसिटर 2 की फ्रीक्वेंसी मींस हमारे पास जो CE कैपेसिटर है, क्योंकि ये इसको C2 का उसने नाम दिया हुआ था। तो लिहाजा FC2 के लिए मुझे पहले RC2 निकालना पड़ेगा। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये जो कॉमन एमीटर का कैपेसिटर होता है ना, इसके लिए मैंने आपको ना कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज का एक वीडियो दिया हुआ है इस चैप्टर की कह रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो वो आपने खा लेना कैप्सूल। अगर आप कैप्सूल खा लोगे तो कहीं पे आप मार नहीं खा सकते कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने में। ठीक है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला, जब कॉमन एमीटर के कैपेसिटर की आपने रेजिस्टेंस निकालनी हो ना, तो डायरेक्ट उसका फार्मूला होता है R पाई पैरेलल विद 1/GM। अगर आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो आपको डायरेक्ट RC2 की वैल्यू मिल जाएगी। R पाई आपके पास कितना था बच्चों, R पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, ये मैंने लिस्ट वहाँ पे निकाला था और यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। कितना आता है, 1.2 के। ये आ गया 1.2 के पैरेलल विद, ये किस चीज़ के साथ पैरेलल है, 1/GM। देखें GM की वैल्यू आती है 0.128। 1/GM करके पहले देख लो और उसको यार ओहम की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि 1/GM है तो आपको पता है बटे में जब कंडक्टेंस होती है तो वो 1/GM R के ही बराबर होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.128। ये देखें मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ और मुझे आंसर भी मिल गया। कितना आया जी, 7.8। अब बच्चों ये है मेरे पास क्या, ये मेरे पास आंसर आया है उस फॉर्म में, क्या नाम है यार, ओहम की फॉर्म में। मुझे चाहिए किलो ओहम की फॉर्म में, तो इसी को मैं डिवाइड करवा दूंगा 1000 पे ताकि ये किलो में चले जाए। ठीक है, तो ये किलो की फॉर्म में आता है मेरे पास 0 पॉइंट है, ये क्या किया इसने, 0.007।
78 के। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कर लो। ऊपर मल्टीप्लिकेशन गाइस और नीचे सम। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ और आपको इसका भी नतीजा बताता हूँ। तो गाइज वाहिद एक ऐसा कैपेसिटर, एक रेजिस्टर आया है जो हमारे पास है, कह लें ये आ रहा है 0.0077 ओहम। ओहम में, हाँ जी ओहम में इतना, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी छोटी आई है पैरेलल में लेने से। चलें यार जो भी आई है हमने तो आंसर लेना ना। तो चलो आओ FC2 निकालते हैं अब। FC2 इज इक्वल टू 1/2 पाई RC2 C2 इज इक्वल टू CE। ये आप लिख दीजिएगा क्योंकि आपको वैसे जो सिंपल आपको सर देते हैं ना, ये क्या नाम है अपना गाइज, सर्किट्स, उनमें ये हमेशा कॉमन एमीटर के नाम से ही सर्किट आता है और इसमें ये कैपेसिटर भी CE के नाम से होता है। बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सर्किट में C2 दे दिया गया। ठीक है, तो 1/2 पाई इंटू RC2 की कितनी वैल्यू है 0.0077 मल्टीप्लाई बाय C2 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -6। ठीक है जी, ये आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ये तो गाइज मेरे पास काफ़ी अच्छे हासी फ्रीक्वेंसी आ गई है 20,000। यार इसको इस फॉर्म में लिखने से बेहतर है मैं लिख देता हूँ 2066 हाँ जी .9 किलो हर्ट्स की फॉर्म में देखें इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है FC2 की। अब आ जाओ बच्चों सीधी सी बात है FC3 पे। अभी तो हमारा काम डन नहीं ना हुआ। FC3 के लिए मुझे क्या चाहिए, C3 के कैपेसिटर की रेजिस्टेंस चाहिए, तो RC3 निकालेंगे। RC3 बच्चों ये वैसे RC2 होना चाहिए। ठीक है, आपका सर्किट थोड़ा ना उल्टा मुल्टा बना हुआ है, आपकी ये जो क्वेश्चन है दिया गया ना उसमें उल्टा मुल्टा है। यहाँ पे C2 होना चाहिए, यहाँ पे C1 है, वो तो ठीक है, यहाँ पे CE होता है जहाँ पे C2 उसने दिया हुआ है। हमने बहरहाल इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखें RC3 कैसे निकालेंगे, फिर से ये प्लस का यहाँ पे काम जो है डन करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बच्चों हम लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड पे कौन सा रेजिस्टर देखने को मिल रहा है, सिर्फ RC। तो लिहाजा RC आ गया प्लस। जब हम यानी कि RC में से निकल के इस साइड पे आए तो ये प्लस का रोल प्ले हुआ, प्लस आ गया सेंटर में। फिर जब इस तरफ गए तो सिर्फ RL का रेजिस्टर आया, तो इन दोनों का सम जो होगा वो RC3 होगा। तो ये बच्चों मुझे लिखने की इनकी वैल्यू ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आंसर आता है वही मैं लिख रहा हूँ 5.6 2.2 प्लस 5.6, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके हम जमा करेंगे तो आंसर आ जाता है 7.8 किलो ओम। ठीक है, अब इस को पुट करके आप आंसर निकालो इसका 1/2 पाई RC3 साथ में C3। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट कर दो। 2 पाई इंटू RC3 अपना 7.8 किलो मतलब कि 10 पर इज 3 और इसके कैपेसिटर की वैल्यू भी 0.1 माइक्रो थी, 10 पर इज -6 आ गया। ठीक है गाइस, इसको आप कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ कितना आंसर आता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास आंसर आया 204 हर्ट्स। ठीक है, 204 हर्ट्ज आई है। तो ये तो सबसे कम आई है, देख लो FC3 सबसे कम फ्रीक्वेंसी आई है। तो चले जो भी आई है हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना था कि ये कितनी आती है। अब बात आती है कि इसमें से लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों। जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना उसे FL से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, और ये हमेशा उसके बराबर होती है जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से आई होती है। तीनों कैपेसिटर्स में से जिस कैपेसिटर की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना उसके बराबर FL होती है। तो इनमें से देखिए FC2 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो लिहाजा ये FC2 के इक्वल होगी। और ये कितनी है 2066.9 किलो हर्ट्स। ठीक है जी, अब बात रह गई डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, अभी मैं निकाल के ले आता हूँ क्वेश्चन को। कहाँ पे गया जी ये डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। हाँ तो क्या डेफिनेशन है अपने डोमिनेंट की। डोमिनेंट की वैसे बच्चों डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है, मुझे ना यहाँ पे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। डोमिनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बच्चों हायर के केस में भी होती है और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में भी होती है। ठीक है, यानी कि आपको FL में भी देखने को मिलेगी और FH में भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात है कि उन फ्रीक्वेंसीज यानी जिन फ्रीक्वेंसी से आपको FL यानी FL और FH मिलता है वो जो आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, आपने लिखना है डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी इज अ हायर वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लिहाजा FL ही आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है एक लिहाज से, यानी कि यहाँ पे आप डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर प्रेजेंट करना चाहो, आप डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करने का मेरे पास कोई मेथड तो नहीं है, FD आप कह लो। ठीक है, FD इज इक्वल टू FL विच इज इक्वल टू 2066
0.9 किलो हर्ट्स, ये आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, इनटू आप लिखते हो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने एक दफ़ा डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो निकाल लीजिएगा अपनी चैट जीपीटी से, और वहाँ पे ये जब आप डेफिनेशन लिखोगे फिर आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा अप्रिशिएबल लगेगा कि ये बच्चे को पता था कैसे इसका आंसर एफ डी के इक्वल ये आया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।